हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ ड्रोसोफिला की। अपने पिछले वीडियोस में हमने बात करी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ डिक्टियोस्टेलियम, डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ सी अर्चिन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ एम्फीबियंस, चिक्स एटसेट्रा। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फिलहाल आज बात करेंगे ड्रोसोफिला की, तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. दोस्तों, ड्रोसोफिला ये एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज की गई हैं। ड्रोसोफिला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है जिसके बारे में आप बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ते हैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी में, जो CSIR नेट लाइफ साइंसेस के सिलेबस के यूनिट 8 का पार्ट है। और इसी के साथ साथ डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ ड्रोसोफिला भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, जो कि यूनिट 5 का पार्ट है। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस CSIR नेट में पीछे पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ड्रोसोफिला की डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम सबसे पहले बात करते हैं क्लीवेज की। ड्रोसोफिला का क्लीवेज एक सुपरफिशियल क्लीवेज है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा कि अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग टाइप का क्लीवेज होता है। किसी में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, किसी में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, लेकिन ड्रोसोफिला एक केस में ये क्लीवेज होता है सुपरफिशियल। मतलब इसके एग में जो यॉक है वो सेंट्रली लोकेटेड है और इसके चारों तरफ क्लीवेज होगा और इस क्लीवेज में सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और सेल डिवीजन नहीं होगा। मतलब जो न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से सेपरेट नहीं होगी। ऐसा इनिशियल स्टेज में होगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी न्यूक्लियस एक अलग सेल मेम्ब्रेन के केज में कवरिंग में नहीं आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ न्यूक्लियर डिवीजन्स के बाद। एक स्टार्ट में फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन के साथ ही सेल डिवीजन नहीं होता है। तो बेसिकली इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिनकाइशियम, सिनकाइशियल ब्लास्टोडर्म। एक ऐसा सेल जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, लेकिन इसके अंदर साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से डिवाइडेड नहीं है। दोस्तों, ड्रोसोफिला में जो पहले 8 डिविजन्स होते हैं, न्यूक्लियर डिविजन्स, ये 8 डिविजन्स बहुत ही फास्ट होते हैं। ये 8 डिविजन्स 8 मिनट्स के अंदर एक डिवीजन होता है और इसी टाइम ड्यूरेशन में ये अगले 8 सेल डिविजन्स या फिर कहना चाहिए कि न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं। इसके बाद के होने वाले जो डिविजन्स हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता है, लेकिन जो पहले 8 डिविजन्स होते हैं वो फास्ट होते हैं। और 8 डिविजन्स होने का मतलब टोटल कितने न्यूक्लियस बनेंगे? अगर पहले डिवीजन में 1 से 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं तो दूसरे डिवीजन में 4, तीसरे में 8, चौथे डिवीजन में 16 न्यूक्लियस, फिफ्थ डिवीजन में 32, सिक्स्थ डिवीजन में 64, सेवेंथ डिवीजन में 128 न्यूक्लियस और एट्थ डिवीजन में 256 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये टोटल 256 न्यूक्लियस बनने के प्रोसेस तक जो टोटल 8 डिविजन्स होते हैं, ये हर एक डिवीजन 8-8 मिनट के टाइम पीरियड में होता है। इसके बाद जो आने वाले डिविजन्स हैं, न्यूक्लियर डिविजन्स हैं, वो ऑब्वियसली थोड़े स्लो होते हैं और थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं। 9th डिवीजन के टाइम पर कुछ 5 न्यूक्लियस पोल की तरफ मूव करते हैं और इनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग आ जाती है और इनको हम बोलते हैं पोल सेल्स। ये पोल सेल्स आगे चल के गैमीट बनाते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से इस ड्रोसोफिला में न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, ये सारे ही न्यूक्लियस धीरे धीरे इस एग के पेरीफेरी की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियस हैं, ये इस ड्रोसोफिला के पेरीफेरी की तरफ दिखाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियस एक ही कॉमन साइटोप्लाज्म को शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये मिक्स्ड है। जो साइटोप्लाज्म है ये पूरे सेल के अंदर मिक्स्ड है। ये न्यूक्लियस अपने चारों तरफ एक साइटोप्लाज्मिक आइलैंड बनाते हैं। साइटोप्लाज्मिक आइलैंड मतलब कुछ माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से
ये अपने चारों तरफ एक छोटी सी टेरिटरी बना लेते हैं। हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक छोटी सी टेरिटरी होगी इसके साइटोप्लाज्म में, और ये टेरिटरी दूसरे न्यूक्लियस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। अपना न्यूक्लियस, अपना साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अभी तक कोई मेम्ब्रेन नहीं बनी है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो भी एक स्पेसिफिक डेंस फॉर्म में एक न्यूक्लियस के चारों तरफ बैठा है, और जितने भी न्यूक्लियस हैं उन सब के साथ ऐसा हो रहा है। तो हर एक न्यूक्लियस की अपनी छोटी छोटी एक टेरिटरी बन चुकी है एक ही सेल के अंदर, विच इज कवर्ड बाय अ सिंगल सेल मेम्ब्रेन। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एनर्जिड्स। दोस्तों, 13th डिवीजन के साथ साथ इस पूरे सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन का बनना शुरू हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इसको कवर करती है, जितने सारे न्यूक्लियस बने हैं इन सब के साथ साथ जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट करना शुरू करती है। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी, इसके साथ साथ जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो भी इन्वेजिनेट करेंगे और ये बनाएंगे फरो कैनाल्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लास्टोडर्म सेल्यूलराइजेशन। ब्लास्टोडर्म सेल्यूलराइजेशन, इस प्रोसेस में ब्लास्टोडर्म के अंदर अलग अलग सेल्स बन रहे हैं, और क्योंकि न्यूक्लियस इस सेल के पेरीफेरी पे प्रेजेंट था तो इसलिए सेल्स भी इसके पेरीफेरी पे ही बन रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि इस पूरे सेल के चारों तरफ एक बहुत सारे सेल्स आ गए हैं और इन सेल्स ने एक लेयर बना ली है, एक तरह का जैकेट बना लिया है, इस पूरे सेल को कवर कर लिया है जैकेट बना करके। तो इसमें जो ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं और जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये बना रहा है फरो कैनाल्स, और ये फरो कैनाल्स पूरे बेसल एंड तक मीट करते हैं और पूरा पूरा एक सेल सेपरेट कर देते हैं जिसके अंदर अपना एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दोस्तों, मिड वास्कुलर ट्रांजिशन के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। मिड वास्कुलर ट्रांजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जब सेल डिवीजन सेल का खुद का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स इस सेल डिवीजन को कंट्रोल नहीं करते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू के 8 डिवीजन्स, 8 न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं और बहुत ही फास्ट होते हैं, और ये डिवीजन एक डिवीजन 8 मिनट्स में हो जाता है, तो ऑब्वियसली टोटल 8 डिवीजन्स को 64 मिनट्स लगते होंगे। उसके बाद जो डिवीजन्स आते हैं उनमें टाइम लगता है, प्रोग्रेसिवली ये स्लोअर होते हैं, टाइम ड्यूरेशन इनमें ज्यादा लगता है। तो सिनकाइशल ब्लास्टोडर्म में जो लास्ट डिवीजन है विच इज 13th डिवीजन, उसको पूरा होने में 25 मिनट्स लग जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो 14th डिवीजन है जिसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं, इसके पूरा होने में अलग अलग टाइम लगता है। यहाँ पर सेल डिवीजन एसिंक्रोनस हो जाता है। मिड वास्कुलर ट्रांजिशन की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जब मिड वास्कुलर ट्रांजिशन होगा तो सेल डिवीजन एसिंक्रोनस हो जाएगा, सारे सेल्स एक ही टाइम पर डिवाइड नहीं करेंगे। तो इस ड्रोसोफिला के केस में 14th सेल डिवीजन पे ये सेल डिवीजन एसिंक्रोनस होता है। मतलब कुछ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स ये डिवाइड करते हैं, ये टाइम ले जाते हैं 75 मिनट्स का, और दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स टाइम ले जाते हैं 175 मिनट्स तक का। तो देखिए, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग टाइम ले रहे हैं, यानी कि सेल डिवीजन एसिंक्रोनस हो चुका है। तो इसी स्टेप को हम बोलते हैं मिड वास्कुलर ट्रांजिशन। इस टाइम पर जो न्यूक्लियस है वो ही ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है। मिड वास्कुलर ट्रांजिशन के साथ साथ होता है शुरू गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म सेपरेट होते हैं। ड्रोसोफिला के केस में कुछ 1000 सेल्स के अराउंड सेपरेट होते हैं, इन्वेजिनेट करते हैं अराउंड वेंट्रल मिड लाइन और बनाते हैं एक वेंट्रल फरो। ये वेंट्रल फरो सेपरेट होती है, पिंच ऑफ होती है और बनाती है एक वेंट्रल ट्यूब। ये वेंट्रल ट्यूब बनती है वेंट्रल एक्टोडर्म के ठीक नीचे। उसके बाद ये वेंट्रल ट्यूब थोड़ी फ्लैटन होती है और मेसोडर्म बनाती है, वेंट्रल मेसोडर्म। इसी के साथ साथ जो एंडोडर्म है वो इन्वेजिनेट होती है एज टू सेपरेट पॉकेट्स, वन एट द एंटीरियर एंड एंड अदर एज द पोस्टीरियर एंड। जो ये वेंट्रल फरो हमारी बनी थी, इस वेंट्रल फरो के एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड से 2 पॉकेट्स बन के अंदर की तरफ मूव करती हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। इसी के साथ साथ जो पोल सेल्स थी वो भी एंडोडर्म के साथ साथ अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती हैं। इस पॉइंट पर जो ड्रोसोफिला है उसमें हल्का सा बेंड आता है और एक सिफेलिक फरो बननी शुरू हो जाती है। जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं
उनमें कुछ कन्वर्जेंस और एक्सटेंशन एक्टिविटीज शो होती हैं, जिसकी वजह से एक जर्म बैंड बन जाता है। ये जर्म बैंड कुछ नहीं है, एक कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं जो वेंट्रल मिडलाइन के अलोंग होती है, उसके साथ साथ चलती है। उसके अलावा बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होनी शुरू हो जाती है, दिखनी शुरू हो जाती है कि बॉडी के अंदर सेगमेंट्स बनने शुरू हो गए हैं, और जो जर्म बैंड है वो रिट्रैक्ट करता है और वो प्लेस करवा देता है कुछ पोस्टीरियर सेगमेंट्स को उनके पोस्टीरियर टिप्स पर। एक बात ध्यान रखने वाली जो है वो ये है कि ड्रोसोफिला के अंदर नर्वस सिस्टम वेंट्रली लोकेटेड है, जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर ये नर्वस सिस्टम डॉर्सली लोकेटेड है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स के अंदर ये नर्वस सिस्टम डिराइव होता है डॉर्सल न्यूरल ट्यूब से, जबकि ड्रोसोफिला के अंदर ये जो नर्वस सिस्टम है ये वेंट्रली लोकेटेड है। दोस्तों, अगर जनरल बॉडी प्लान की बात करें तो ड्रोसोफिला 3 अलग अलग बॉडी पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें एक हेड है, एक थोरैक्स है और एक एब्डोमेन है। इस थोरैक्स में भी 3 सेगमेंट्स बताए गए हैं। जो पहला सेगमेंट है उसमें सिर्फ लेग्स होती हैं। जो दूसरा सेगमेंट है उसमें लेग्स के साथ साथ विंग्स भी होते हैं ड्रोसोफिला के, और जो थर्ड सेगमेंट है उसमें लेग्स के साथ साथ हार्ट ईयर्स होते हैं। ये हार्ट ईयर्स एक तरह का बैलेंसिंग ऑर्गन है जो ड्रोसोफिला को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। एब्डोमेन के अंदर टोटल 8 सेगमेंट्स होते हैं, और एब्डोमेन और थोरैक्स के सेगमेंट्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्यूटिकल। तो दोस्तों, ड्रोसोफिला के बारे में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोसोफिला के एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की, इसके लिए कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं और उस पर पूछे गए कुछ CSIR नेट के क्वेश्चंस। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। ब्लैक थंब को ब्लू कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।